गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। देखिए बच्चों, आज जो चैप्टर चालू करेंगे अपन वो कौन सा वाला, वही है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इस चैप्टर को बच्चों अपन वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां आकर हमने क्या कर दिया था, इसको रोक दिया था। देखो बच्चों, चैप्टर हो गया था आपका, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 48 पे बच्चों जो 8th पैराग्राफ वो कंप्लीट हो गया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टाइम इन द 9th पैरा ऑफ द लेसन। आज बच्चों 9वां पैरा में पढ़ेंगे। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory on relativity। ध्यान दो बच्चों, पहली बात है इसमें एक नियम है जो आपको अभी से समझ लेना चाहिए। वो नियम क्या है बच्चों? One of the man boy was were। ध्यान दो बच्चों, क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। प्लीज लुक एट द बोर्ड। कृपया बोर्ड की तरफ देखेंगे बच्चों आप। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें सेंटेंस आ रहा बच्चों, वन ऑफ द मैन वाज लेट, यानी उन आदमी में से एक आदमी लेट था। दूसरा है बच्चों, वन ऑफ द वुमन वाज एवर लेट। और तीसरा बच्चों, वन ऑफ द बॉय वाज एवर लेट। तो बच्चों आप इस बात को जानो, ये स्थापित नियम है इंग्लिश का। कौन सा? कि यदि किसी सेंटेंस में क्या आ रहा है, वन ऑफ द आ रहा है, तो इसके ठीक बाद बच्चों क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। इसके ठीक बाद में क्या आएगी बच्चों? वर्ब आएगी। वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये बच्चों नियम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है। तो बच्चों इसको दिमाग में बैठाओ। क्या बोला हमने कि वन ऑफ द, और बच्चों अगर कई बार क्या होता है कि यहां पर यह भी दे दिया जाता है वन ऑफ हिम, ठीक है। तो वन ऑफ हिम। अब बच्चों इसमें देखो आपको क्या क्या चीजें समझानी है मुझे। जो पहली बात तो आप ये समझो कि वन ऑफ द मैन वॉज लेट, यानी उन आदमी में से एक आदमी लेट था। तो आपको बताया गया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो इस एक को काटी क्या करना पड़ेगा। और बच्चों आगे वर्ब सिंगुलर आएगी, और आप जानते हैं सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके अंत में क्या आता है, ऐसा आता है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? वन ऑफ द मैन वॉज लेट, यानी उन आदमी में से एक आदमी लेट था। दूसरा वन ऑफ द वुमन नहीं बच्चों, विमेन, यहां भी ई करना पड़ेगा। और बच्चों यहां भी क्या नहीं आएगा? वर नहीं आएगा, वा जाएगा। फिर आता वन ऑफ द बॉय वॉज लेट, तो बच्चों बॉय नहीं बल्कि क्या होगा? बॉयज होगा। वर नहीं बल्कि क्या होगा? वॉज होगा। अब ध्यान दो, वन ऑफ द हिम, तो बच्चों द तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि द क्या होता है? प्रोनाउन के साथ में नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ हिम। अब ये तो सिंगुलर है, अगर ये हर होता तो भी गलत होता है। इसलिए आपको यहां क्या करना पड़ेगा बच्चों? वन ऑफ के बाद हिम या हर कभी नहीं आता, क्या आता है? देम आता है। अब बोलो, वन ऑफ देम वॉज लेट, उनमें से एक लेट था। उनमें से एक लेट था। आ गया समझ में नियम? वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दो, वन ऑफ द के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो हमेशा सिंगुलर होता है, परंतु उसके ठीक बाद आने वाली जो वर्ब होती है दैट्स ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन वन ऑफ द के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सिंगुलर नहीं, अभी तो क्या होता है? प्लूरल होता है। दिमाग में बैठ गई बात? आगे देखो बच्चों, वन ऑफ द फेमस पेपर्स। इसीलिए बच्चों देखो वन ऑफ के बाद में क्या आ रहा है? पेपर मैच जुड़ा हुआ आपको के साथ। वन ऑफ द के बाद में तो पेपर आ ही नहीं रहा हुआ, तो फेमस आ रहा है। तो बच्चों फेमस तो क्या है? ओ यूएस आ रहा है ना लास्ट में, तो एडजेक्टिव है। तो ये एक्चुअली इसमें जो है हेड वर्ड नहीं है। जो एडजेक्टिव होता है वो हेड वर्ड नहीं होता। एडजेक्टिव तो नाउन के पहले आ रहा, तो असल नाउन क्या है? पेपर है।
तो पेपर की जगह आपको क्या करना पड़ा, पेपर्स ऑफ 1905। और बच्चों आइए और देखो फिर वाज या वर में से क्या आना चाहिए था, तो देखो यहां बच्चों वर नहीं आकर के देखो वाज आ रहा है। तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, वाज यानी सन 1905 के प्रसिद्ध शोध पत्रों में से एक। पेपर का मतलब बच्चों शोध पत्र या लेख या आर्टिकल होता है। तो वन ऑफ द फेमस आर्टिकल्स ऑफ 1905 वाज यानी सन 1905 के प्रसिद्ध शोध पत्रों में से एक था क्या, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी यानी आइंस्टाइन का विशेष सिद्धांत ऑफ रिलेटिविटी का मतलब होता है बच्चों सापेक्षता का। यानी सन 1905 में बच्चों क्या हुआ कि जो अनेक शोध पत्र जो रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हुए, तो उनमें से जो है एक क्या था, उनमें से एक क्या था, द फेमस और द स्पेशल, है ना बच्चों, स्पेशल क्या है बच्चों, स्पेशल जरा देखो थ्योरी, ठीक है, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उनमें से एक क्या था कि आइंस्टाइन का सापेक्षता पर, आइंस्टाइन का सापेक्षता का, है ना, स्पेशल थ्योरी का मतलब होता विशेष सिद्धांत, यानी वह आइंस्टाइन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत था। सन 1905 में जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए, जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए, तो बच्चों उनमें से एक क्या था, उनमें से एक आइंस्टाइन का सापेक्षता पर आधारित विशेष सिद्धांत था। टू विच, अकॉर्डिंग टू विच, इसका मतलब होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो साइंस का शब्द है यहां भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट, जैसे बच्चों वैसे तो आप इस बात को समझो, एब्सोल्यूट यानी क्या होता है, देखो यू आर एब्सोल्यूटली, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, यानी तुम क्या हो, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तो ये राइट जो है बच्चों ये क्या है, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, ये एडजेक्टिव है, क्या है ये, राइट। राइट क्या है बच्चों, तुम बिल्कुल सही हो, तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे तो आप जानते हो राइट रॉन्ग तो एडजेक्टिव होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड तो भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन बच्चों इट्स माई राइट, ये मेरा हक है, तभी क्या हो जाता है, तभी ना उनका काम करता है। अब एडजेक्टिव के ठीक पहले बच्चों क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एब्सोल्यूट प्लस एलवाई। तो बच्चों आप जानते हो एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या आता है, एडजेक्टिव के ठीक पहले बच्चों कोई शब्द आता है और उसमें क्या जोड़ देते हो आप, एलवाई जोड़ देते हो, तो किसका काम करता है, वो एडवर्ब का काम करता है, करता है कि नहीं करता है। तो हम एब्सोल्यूट का प्रयोग तो बच्चों इस अर्थ में करते हैं, जैसे बच्चों गॉड इज द एब्सोल्यूट, गॉड इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो हम क्या करते हैं, भगवान जो बच्चों वो क्या है, वो परम सत्ता है, परम सत्य है, भगवान परम सत्य है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो वो तो बच्चों लिटरेचर में इसका मीनिंग होता है, लेकिन जहां फिजिक्स की बात होती है तो वहां एब्सोल्यूट एक दूसरा मीनिंग देता है। वो क्या अर्थ है बच्चों, वो एब्सोल्यूट शब्द जो है वो है निरपेक्ष, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, अर्थात जिसके अनुसार क्या नहीं होता, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी बच्चों टाइम और डिस्टेंस क्या नहीं होते, एब्सोल्यूट नहीं होते, अर्थात निरपेक्ष नहीं होते। आई बात समझ में, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, समय और दूरी क्या नहीं होती। ध्यान दो बच्चों, ये टाइम एंड डिस्टेंस इज नॉट एब्सोल्यूट। अब देखो ये बच्चों अगर नाउन होता एब्सोल्यूट तो इसमें एस जुड़ता, क्योंकि जैसे सैम एंड सोफिया आर फ्रेंड या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्योंकि नाउन में 10 जुड़ सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसमें कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। तो टाइम एंड डिस्टेंस इज नॉट एब्सोल्यूट। अब बच्चों आपने क्या किया, टाइम एक यूनिट है, एक सब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2, और जोड़ा आपने किससे, एंड से। इसलिए क्या होगा, ये जो वर्ब है इसको कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब बताओ क्या सेंटेंस बन गया, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी जिस सिद्धांत के अनुसार समय और दूरी क्या नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं होती। इंडीड यानी सचमुच, टू परफेक्टली एक्यूरेट, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। इंडीड यानी होता है बच्चों इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तुतः है। तो ये जो एडवर्ब फ्रेज है बच्चों, ये इंडीड क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है। तो इंडीड यानी वस्तुतः है ना, इनफैक्ट एक एडवर्ब फ्रेज होती है, और इंडीड का मतलब भी बच्चों वास्तव में वस्तुतः होता है।
तो टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स यानी दो बिल्कुल ठीक ठीक या पूरी तरह शुद्ध चलने वाली जो घड़ियां हैं विल नॉट कंटिन्यू, अर्थात बच्चों को लगातार नहीं चलेंगी। टू शो द टाइम विल नॉट कंटिन्यू टू शो द टाइम, इसका मतलब वो लगातार समय दर्शित नहीं करती रहेंगी, वो लगातार समय दर्शित नहीं करती रहेंगी। इंडीड यानी होता है वस्तुतः टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी वस्तुतः दो बिल्कुल ठीक ठीक चलने वाली घड़ियां लगातार जो है सेम टाइम का मतलब समान समय को दर्शित नहीं करती रहेंगी। कौन सी स्थिति में? आइए दिया बच्चों, इफ दे कम टुगेदर, यदि वे दोनों साथ साथ आती हैं। दे कम टुगेदर अगेन का मतलब होता है बच्चों इफ दे रिटर्न टुगेदर, अगर वे दोनों साथ साथ जो है वे दोनों अगर साथ साथ लौटती हैं या वापस आती हैं आफ्टर जर्नी, एक यात्रा के बाद। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक बहुत ही तेज चल रही है रिलेटिव टू द अदर, रिलेटिव टू द अदर का मतलब होता है दूसरी की तुलना में। तो सीधी सी बात है, दो घड़ियां हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि दो घड़ियां हैं, और ये जो दो घड़ियां हैं बच्चों, जैसे घड़ी नंबर 1 और ये क्या है घड़ी नंबर, अब ये दोनों परफेक्टली एक्यूरेट घड़ियां हैं और दोनों बच्चों क्या है बिल्कुल ठीक ठीक समय दर्शाती है, तो दर्शाएंगी, लेकिन कब नहीं दर्शाएंगी? अगर बच्चों ये दोनों परफेक्टली एक्यूरेट जो घड़ियां हैं दे आर शोइंग द सेम टाइम, ये एक समय के अंदर एक ही टाइम दिखा रही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो इसकी सुई जो है इसकी सुई की तुलना में तेज चल रही है, तो इसकी सुई अगर इसकी तुलना में तेज चल रही है तो जो तेज चल रही है वो लौट करके भी जल्दी आएगी। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, ऐसे में ये बिल्कुल एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी। तो बच्चों ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू विच, माने जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी निरपेक्ष नहीं होती है। इंडीड यानी वस्तुतः टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी दो बिल्कुल ठीक ठीक समय दर्शित करने वाली घड़ियां बिल्कुल ठीक ठीक समय दर्शित करना जारी नहीं रखेंगी। विल नॉट कंटिन्यू टू शो द टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर एक सफर के बाद एक यात्रा के बाद वे दोनों वापस लौटती हैं। एंड इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, और अगर उनमें से एक दूसरी की तुलना में बहुत तेज चल रही हैं और दोनों अगर वापस लौटती हैं तो बच्चों क्या होगा, वो जो है एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी। तो क्या बात हुई? फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। फ्रॉम दिस फॉलोड का मतलब होता है और बच्चों फ्रॉम दिस इट वॉज कंक्लूडेड, फ्रॉम दिस द फॉर्मूला वॉज डिराइव्ड, अर्थात बच्चों इसी से क्या हुआ कि उस सूत्र को लिया गया। कौन से सूत्र को लिया गया? द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस फार्मूला जो है बच्चों उसको यहीं से लिया गया। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूला उसको यहीं से लिया गया। अब बच्चों ध्यान दो, ये वर्ल्ड है, इसमें आपने लगाया एस, ये इंडियाज, ठीक है, ए स्टैंड ऑन इंडियाज फॉर हेड। तो बच्चों दोनों निर्जीव हैं, नॉन लिविंग। क्या दोनों नॉन लिविंग हैं? तो नॉन लिविंग के साथ जनरली क्या नहीं होता, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। अपन यो कहते हैं राम्स पेन, क्या बोलते हैं, राम्स हाउस, राम का घर, ये तो ठीक है, लेकिन हाउस ऑफ राम जनरली हम नहीं कहते हैं, हाउस ऑफ राम जनरली नहीं कहते हैं। लेकिन बच्चों को निर्जीव है तो हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऐसे बोलते हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी हम नहीं बोलते हैं। सारांश क्या निकला? अगर बच्चों जगह हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उस जगह का प्रयोग बाद में करके उसके पहले ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध रूप ये माना जाता है ये वाला शुद्ध है। फिर बच्चों प्रश्न ये है कि एनसीईआरटी किताब में गलत है? नहीं, गलत नहीं है बच्चों। एक्चुअली क्या है कि जब निर्जीव चीजों का क्या कर दिया जाता है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण, अर्थात जब उसको मनुष्य के समान कार्य करता हुआ दर्शित कर दिया जाता है, जब उसको मनुष्य के समान कार्य करता हुआ दर्शित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार बच्चों उस भाषा में जो अलंकार बनता है, दैट्स व्हाट यू कॉल पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। आप उसको बच्चों मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यह मानवीकरण अलंकार कर दिया गया है, इसलिए आपने क्या किया बच्चों, इसमें आपने एस जोड़ा है। दूसरी बात ये भी देखो है ना, फ्रॉम विच द मोस्ट फॉर्मूला द फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स। अब जो फॉर्मूला
देखा हुआ है। इसका बहुवचन बनाना क्या करोगे, फॉर्मूले, यानी एल ए के बाद ई और लगा दोगे, विच डिस्क्राइब्स, जो क्या करता है, डिस्क्राइब्स करता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी, मास यानी होता है बच्चों द्रव्यमान, क्या होता है मास यानी द्रव्यमान होता है, एनर्जी यानी होता है ऊर्जा, जो मास और एनर्जी के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप यानी संबंध को दर्शित करता है, जो मास के बीच है ना, दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप को दर्शित करता है। इतनी सी बात समझ में आ गई है। या बच्चों एक बात और देखो, डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, अबाउट का प्रयोग जनरली कर दिया जाता है, जो कि गलत होता है। डिस्क्राइब के बाद में आपको अबाउट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ई बराबर बच्चों क्या होता है, एम, ई बराबर बच्चों क्या होता है, जरा देखो, एम सी स्क्वायर। तो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, मान इस गणितीय समीकरण में स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ये बच्चों ऊर्जा के लिए आया है या ऊर्जा की ओर संकेत करता है। एम फॉर मास, एम जो वो किसको संकेतित करता है, वो बच्चों द्रव्यमान को करता है। एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट, और सी क्या करता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति को दर्शित करता है। इन ए वैक्यूम अर्थात एक निर्वात में अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो बच्चों ये वैक्यूम शब्द को जरा गौर से देखेंगे आप, ध्यान दो, VACCUM वैक्यूम माने निर्वात, और ध्यान दो VACWM वैक्यूम माने निर्वात। ध्यान दो बच्चों, ये शुद्ध होती है, ये शुद्ध होती है, गौर से देख लेना। ये स्पेलिंग कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये ऐसी स्पेलिंग है बच्चों जिसमें यू एक नहीं 2 बार आता, वैक्यूम, और इसका माने होता है निर्वात। जैसे वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पाइप, तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें बिल्कुल बाढ़ नहीं होती, हवा नहीं होती, वात नहीं होती, इसलिए आप उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो बच्चों वैक्यूम बोलते हो। ठीक है, तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। तो बच्चों जानते हो आप वैक्यूम क्या होता है, अच्छी तरह समझ गए आप। अब बच्चों जरा देखना, ये बड़ी खूबसूरत बात है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नीचे दी है बच्चों। अगर मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि सर कह रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे नहीं, तो जी हम बोलेंगे तो आपको ये बोलता है। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन बच्चों एक बहुत ही सीधी परिभाषा देता है। अगर आप एक खूबसूरत लड़की के पास बैठते हो कितनी देर, अगर आप किसी खूबसूरत लड़की के पास सारा दिन या 1 घंटा बैठते हो, 1 घंटा, तो आपको क्या लगता है कि यार अभी तो 1 ही मिनट हुई है, अभी हम उसकी सोबत में और बैठे हैं, उसकी संगत में और बैठे हैं। लेकिन अगर आप एक जलती हुई अंगीठी के पास में सिर्फ 1 मिनट भी बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे 1 साल हो गया है, एक युग हो गया है। तो बच्चों यही तो, इसी को रिलेटिविटी का प्रिंसिपल कहते हैं। दैट्स व्हाट यू कॉल द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यही बच्चों क्या है, सापेक्षता का नियम है। कैसे, अब कैसे, तो बच्चों ये तो विज्ञान की बात है, समझ जाओ। ये व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, अब मैं कह रहा हूं अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में, जब आप बैठते हो किसी खूबसूरत लड़की के बगल में फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ऐसा लगता है मानो अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, ऐसा लगता है मानो अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन जब आप किसी गर्म अंगीठी के पास बैठते हो सिर्फ 2 मिनट, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है मानो 2 घंटे हो गए हैं। दैट्स रिलेटिविटी। यही बच्चों रिलेटिविटी है, अर्थात यही क्या है, यही सापेक्षता है। तो बहुत गहरी बात है बच्चों जो इन्होंने क्या किया है, बहुत ही सरल शब्दों में कह डाली है।
ऐसे रोचक शब्दों में कह डालिए कि आप भी सोचने के लिए क्या हो जाओ, मजबूर हो जाओ। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, किस्मत की विडंबना देखो बच्चों, एक आदमी जो क्या करने की कोशिश कर रहा था, भौतिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक कठिन समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वाइल के साथ में बच्चों ये अच्छे से समझ लो आप, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। कैसा होता है कि वाइल क्या करता है बच्चों, एक तो दो स्थितियां बनती है वाइल की। जैसे एक तो ये क्या, दो कंट्रास्ट वाले वाक्यों को जोड़ता है, ये एडवर्सिटी कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। जैसे ही इज पुअर वाइल हिज ब्रदर इज रिच, यानी वो अमीर है वो गरीब है जबकि उसका भाई अमीर है। तो जबकि शब्द बोलाने में तो वाइल एंड जबकि होता है। तो एक स्थिति क्या है बच्चों कि जो वाइल होता है ये क्या करता है, दो स्थितियां हैं। स्थिति नंबर एक तो ये क्या बताता है, ये बच्चों कंट्रास्ट बताता है। क्या बताता है जरा बताना। एक तो ये कंट्रास्ट बताता है और दूसरी बात ये वाइल क्या करता है जरा बताओ। जैसे वाइल का प्रयोग आपने यूं कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों वह हमेशा अपने साथ आईएनजी लेकर आती है। जैसे शी गॉट हर लेग फ्रैक्चर्ड वाइल क्रॉसिंग द रॉड, या वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रॉड, या वाइल शी वॉज रनिंग आफ्टर ए बस, जबकि वो बस के पीछे भाग रही थी तो क्या हुआ, उसका पांव क्या कर हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो वाइल आ रहा बच्चों, तो आइए सॉल्व में आईएनजी आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वाइल ही वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द स्फीयर ऑफ फिजिक्स, जबकि वह भौतिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जटिल समस्या को, दुनिया की सबसे मुश्किल समस्या को समाधान करने के अंदर जो है व्यस्त था। और उसी टाइम बच्चों एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, एट द सेम टाइम, और बच्चों उसी टाइम क्या हो रहा था, इस महान वैज्ञानिक की गृहस्थी। क्या बच्चों, इस महान वैज्ञानिक की गृहस्थी का मतलब समझ गए आप। इस महान वैज्ञानिक की जो पर्सनल लाइफ है दैट वाज अनरेवलिंग, दैट वाज बिकमिंग अनसक्सेसफुल, अर्थात बच्चों वह असफल हो रही थी, चरमरा रही थी। जबकि वो जूझ रहा था भौतिकी के क्षेत्र में एक सबसे मुश्किल समस्या का समाधान, एक सबसे मुश्किल समस्या का जो समाधान है उसको पाने के लिए जूझ रहा था। जबकि उधर घर में क्या हो रहा था, उसकी गृहस्थी चरमरा रही थी। ऐसा है कि शायद वो इतना डूबा हुआ था अपने काम में कि जो समय नहीं दे पा रहा था अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बिल्कुल भी। तो व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। उसकी प्राइवेट लाइफ माने उसका जो गृहस्थी जीवन है दैट वाज अनरेवलिंग, माने वो असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अल्बर्ट तो बच्चों ये चाहता था कि मिलेवा से हम शादी करेंगे। अल्बर्ट तो ये चाहता था कि मिलेवा से हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन कब करेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी, अर्थात बच्चों जो पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई के पूरा होने के बाद अल्बर्ट हैड वांटेड, यानी अल्बर्ट जो है चाहता था, टू मैरी, यानी चाह पहले था उसने, क्या चाहा था, ही वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर का मतलब होता है जस्ट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। यानी अल्बर्ट चाहता था कि उसकी पढ़ाई के अवसान होने के ठीक बाद, अल्बर्ट चाहता था कि उसकी पढ़ाई के अवसान होने के ठीक बाद वो मिलेवा से शादी रचाए। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन घर में ही क्या हो गया, तूफान आ गया। उसकी माँ इसके खिलाफ थी। वो खुद तो जो है मिलेवा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी जो माँ थी वो क्या थी बच्चों, अगेंस्ट। जानते हो अगेन यानी दोबारा, और अगेंस्ट यानी क्या होता है, खिलाफ। बट शी वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन वह इसके खिलाफ थी। कौन, अल्बर्ट्स मदर वॉज अगेंस्ट इट, अल्बर्ट की माँ इसकी खिलाफ थी। क्यों, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये जो लड़की है, ये लड़की जो है तुम्हारे लिए एक सही पार्टनर नहीं है। क्यों नहीं है, तो बच्चों आप तो जानते हो कि नियम क्या है। लड़की होती है 18 साल की और लड़का होता है 21 साल का। अब ऐसा नियम जो है शास्त्रों में क्यों बनाया गया है या गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है, ये तो गवर्नमेंट ही जाने, पर इतना हम जानते हैं कि लड़की को 18 साल का कम से कम होना चाहिए और लड़के को 21 साल का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सरकार ये चाहती है कि 18 साल की लड़की से 18 साल के लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए। साफ सी बात है, क्यों लड़की 18 की, लड़के को कम से कम 21 साल होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये पक्का मान के चलो कि सरकार की मंशा ये है कि लड़के को लड़की से 3 साल बड़ा होना चाहिए, 3 साल बड़ा होना चाहिए। अब सरकार ऐसा क्यों चाहती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो साइंस वाले जाने या जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो जाने। लेकिन मैं इतनी बात बता दूं आपको कि क्या ऐसा भी होता है कि लड़की तो कितने की, 20 साल की, और लड़का वो 32 साल का, क्या ऐसा होता है? पहले तो ऐसा होता था। मुंशी प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास पढ़ो आप, बूढ़े तोतेराम के साथ निर्मला को ब्याह दिया जाता है, पर वो बातें अपनी जगह है। पर अभी भी ऐसा होता है, वो भी जगह आप देखते हैं। सैफ अली खान करीना जो है, काफी एज में वो है, अंतर है, धर्मेंद्र और हेमा के बीच में काफी अंतर है। एनीहाउ, तो बच्चों कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये अंतर होना ठीक है या गलत है, ये तो दूसरा विषय है। परंतु यहां इसकी जो मां है बच्चों, वो इस बात के खिलाफ है। वो ये कहती है कि लड़की तुमसे बड़ी है। कभी कभी ऐसा भी है बच्चों की लड़की तो कितनी की है, लड़की तो 20 साल की है, नहीं, लड़का तो 20 साल का है और लड़की 28 साल की है, या फिर 25 साल की है, या फिर 22 साल की है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बराबर की नहीं होनी चाहिए, तो फिर 2-3 साल बड़ी भी चल जाएगी क्या? तो ये जो है ठीक नहीं मान रही इसको, और ये कह रही है, जरा देखो ये क्या कह रही है। शी थॉट, वो सोचती थी, मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, मिलेवा जो उसके बेटे से कितनी बड़ी थी बच्चों, 3 years older। ध्यान दो बच्चों, ये ओल्डर है, क्या बोला मैंने, ओल्डर। तो ओल्डर के बाद तो बच्चों देन ही आएगा, लेकिन एल्डर के बाद टू आएगा। वैसे दोनों का मतलब एक ही है, फर्क यह है कि ओल्डर का प्रयोग तब होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में ब्लड रिलेशन नहीं होता है। जब आप किसी शादी रचाओगे तो जाहिर सी बात है उससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं होगा, तो जिससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं होगा उसी से तो आप शादी करोगे। परंतु बच्चे पाश्चात्य हैं, ये तो जिनसे ब्लड रिलेशन होता है उससे भी शादियां रचाते हैं। पहले मिलेवा से करेगा, फिर मिलेवा को छोड़ छाड़ के इसकी कजन से करेगा। कजन मानी होता है चचेरी बहन, तो चचेरी बहन से तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, ब्लड रिलेशन होगा। बहरहाल जो मुझे समझाना था वो समझा दिया कि ओल्डर के बाद देन आता है और एल्डर के बाद टू आता है। दोनों ही कंपेरेटिव डिग्रीज है, दोनों के पहले ही मोर नहीं आता, और एक का प्रयोग ब्लड रिलेशन को दर्शित करने के लिए होता है और एक का प्रयोग सिर्फ एज में बड़ा होने की बात को दर्शित करने के लिए होता है। तो वो मानती थी कि शी थॉट, वो सोचती थी, मिलेवा वो 3 years older than her son, यानी मिलेवा जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वो टू ओल्ड फॉर हिम, वो सो ओल्ड फॉर हिम दैट वाज सो ओल्ड फॉर हिम दैट ही कुड नॉट मैरी हर, वो उसके लिए इतनी बड़ी थी कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता था, उसे नहीं करनी चाहिए थी। शी वाज आल्सो बोदर्ड अबाउट मिलेवाज इंटेलिजेंस। और बच्चों एक समस्या हो रहा है, लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, तो इंटेलिजेंट थी तो माँ को ये भी डर था कि ये बहुत होशियार है और मेरा बेटा क्या है, भोला भाला, ठीक है, मेरा बेटा तो भोला भोला भंडारी है, और ये जो है ये क्या है, बहुत ही डामस, बहुत ही चंट, बहुत ही होशियार किस्म की लड़की है। तो तेज, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बच्चों, अपन हिंदी में बोलेंगे तेज, अपन कहते फला आदमी बहुत तेज है, तो बहुत तेज है यानी बहुत होशियार है। किसी की बुराई करने के लिए भी कहा जाता है भाई वो बहुत तेज है, उससे बच के रहा करो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो लड़की है वो बच्चों बड़ी तेज थी, उसको बड़ी तेज थी। इस बात को लेकर के भी कौन भयभीत थी, इस बात को लेकर के भी वही भयभीत थी, कौन, उसकी मम्मी। शी इज ए बुक लाइक यू, ध्यान दो बच्चों, वो कहती है कि शी इज ए बुक लाइक यू, ये लड़की लड़की नहीं है, ये बच्चों लड़की लड़की नहीं है, शी इज ए बुक लाइक यू। कभी कभी बच्चों ये भी एक कहने की स्टाइल होती है, शी इज ए बुक लाइक यू। अब लाइक को देख करके कोई कहेगा कि साहब इसमें उपमा अलंकार है, सिमिली, लेकिन बच्चों यहाँ सिमिली यानी उपमा अलंकार नहीं है, यहाँ सिर्फ कंपेरिजन है। क्यों है, क्योंकि बच्चों जब दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, सिर्फ कंपेरिजन कहते हैं। जैसे राधा सीता के समान सुंदर है, ये कोई उपमा अलंकार नहीं है, तो यहां तो तुलना हो रही है, लेकिन राधा चांद के समान सुंदर है, तब जाके क्या बनेगा, उपमा अलंकार बनेगा। तो उपमा अलंकार बनने के लिए जिन चीजों के बीच में तुलना होती है, उपमेय और उपमान, उनको अलग अलग जाति का होना चाहिए, उनको बच्चों अलग होना चाहिए, अलग बिरादरी का होना चाहिए, एक बिरादरी का नहीं होना चाहिए। अब बच्चों ये क्या कहा जा रहा है, शी इज ए बुक लाइक यू, अर्थात वह तुम्हारी तरह क्या है, वो तुम्हारी तरह किताब है। शी इज नॉट अ गर्ल, तुम लड़की से शादी करोगे किताब से करोगे, तुम किताब वो किताब दोनों किताब, तो हमारा क्या होगा जनाब, कौन कहती है, मम्मी कहती है तुम तो दोनों ही किताबें हो, तुम तो दोनों ही किताबें। ये भी कहने का तरीका है। कभी कभी बच्चों इसको यो भी कहा जाता है शी इज नॉट अ गर्ल, वो किताब वो लड़की नहीं है,
वो लड़की नहीं है बल्कि वो किताब। हिंदी में बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में तो फिर भी ऐसा नहीं होता। तो उसको बच्चों आप बोलते हो हिंदी में अपहनुति अलंकार। क्या बोलते हैं कि वो लड़की नहीं है, वो तो क्या है, वो लड़की नहीं है, वो तो किताब है। वो राधा नहीं है, वो तो चांद है। तो किसी एक चीज को प्रोहिबिट करते हैं आप, जो असल में जो बात है उसको प्रोहिबिट करते हैं, निषेध करते हैं, और जो काल्पनिक बात है उसका होना बताते हैं। इसको बच्चों आप क्या बोलते हैं, अपहनुति अलंकार बोलते हैं। ये तो हिंदी की बात है, इंग्लिश में चलता भी नहीं है अपहनुति। तो शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than, शी थॉट मिलेवा, उसने सोचा कि मिलेवा वो 3 years older than हर सन, जो उसके बेटे से कितनी बड़ी थी, उम्र में 3 साल बड़ी थी। वो टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए काफी बड़ी थी। शी वाज आल्सो बोदर्ड बाई, शी वाज आल्सो बोदर्ड, शी वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ मिलेवाज इंटेलिजेंस, अर्थात वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस है, होशियारी है, वो जो तेज है, इस बात को लेकर के भी वो बेहद है चिंतित थे। शी इज अ बुक लाइक यू, तुम्हारी तरह क्या है, एक किताब है। इस मदर शेड, उसकी माने का आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, पुट ऑफ यानी क्या होता है बच्चों, कैंसिल। आइंस्टाइन ने क्या किया बच्चों, आइंस्टाइन ने उस शादी को कैंसिल कर दिया। आइंस्टाइन ने उस शादी को कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। और बच्चों इस कपल ने क्या किया, 1903 जनवरी में शादी कर ली। एंड 2 sons, 2 बच्चे भी इनके जो है जन्म गए। बड़े फ्यू ईयर्स लेटर, परंतु कुछ एक सालों के बाद में द मैरिज फाल्टर्ड, शादी क्या हो गई बच्चों, विवाह विच्छेद हो गया। मिलेवा मीन वाइल, इसी दौरान मिलेवा वाज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो होशियार लड़की थी, तो वो क्या कर रही थी, गृहस्थी के अंदर बच्चों में लगी रहती थी, उसकी पढ़ाई जो चौपट हो गई थी। शी वाज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल करियर, अर्थात वो अपना बौद्धिक करियर या जो महत्वाकांक्षा है उनको खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो एक जो है दुखी गृहिणी बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट क्वारलिंग, कई सालों तक आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा करने के बाद में द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। सन 1919 में इस जोड़ी ने क्या कर लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने क्या कर लिया, अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। तो बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।